ठीक उसी दिन वापस लौटा जब एन सुई की माँ ने 5 लाख युआन वाला बैंक कार्ड सीधे मेरे चेहरे पर फेंका था। अपने पिछले जीवन में मैंने उस कार्ड को पैरों तले रौंद दिया था और चिल्लाया था कि सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उसके होठों पर तिरस्कार भरी स्माइल और एन सुई की घृणा से भरी नजर मिली थी। उसके योग्य बनने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पूरी यूनिवर्सिटी के दौरान मैंने स्कॉलरशिप पाने के लिए खुद को हद तक झोंक दिया। ग्रेजुएशन के बाद मैं उसकी कंपनी में सबसे निचले और मामूली पोस्ट से काम शुरू किया। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की। जब दूसरे नॉर्मल टाइमिंग पर काम करते थे, मैं दिन रात बिना रुके काम करता था। फिर एन फैमिली की कंपनी क्राइसिस में आ गई। मैं ही था जिसने अपनी अथक मेहनत और बिजनेस सेंस के दम पर वो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट लाया, जिसने कंपनी को बैंक्रप्सी के किनारे से वापस खींच लिया। मुझे लगा था कि मैं एन फैमिली का पिलर बन जाऊंगा, कि मैं एन सुई से लीगली शादी कर पाऊंगा। लेकिन मेरा इंतजार कर रहा था मेरे शरीर का पूरी तरह कोलैप्स हो जाना। इर्रेगुलर लाइफस्टाइल और एक्सेसिव वर्कलोड ने मेरी हेल्थ को रेड अलर्ट पर पहुंचा दिया था। आखिरी बार जब मैं गिर पड़ा, डॉक्टर ने बताया कि मुझे टर्मिनल स्टेज कैंसर है। मेरे पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे थे। उसी समय एन सुई और लेयाए मुझे देखने आए। एन सुई की आंखों में पहले जैसी सिंपैथी नहीं थी, सिर्फ रिलीफ था, जैसे उसने कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। लेयाए ने तो अपनी खुशी बिल्कुल भी हाइड नहीं की। उसने एन सुई की वेस्ट पकड़ रखी थी, मुझे ऊपर से देखते हुए बोला, चैन यू, कंपनी को बचाने के लिए थैंक्स, अब सब कुछ बहुत स्टेबल है। अगले महीने श्याओ सुई और मेरी एंगेजमेंट है। वो उसके सहारे टिक गई और धीरे से बोली, चैन यू, मुझसे नफरत मत करना, मेरी माँ सही कहती थी, हम कभी सेम वर्ल्ड के नहीं थे। तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरी सारी मेहनत सिर्फ उनकी लव स्टोरी में इस्तेमाल होने के लिए थी। एक ऐसा टूल जिसे आखिर में बेरहमी से डिस्कार्ड कर दिया गया। इस लाइफ में मैं अब उन लोगों के प्यार का मूर्ख स्लेव नहीं बनना चाहता। मैंने तुरंत बैंक कार्ड उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैडम, मैं आप लोगों से बहुत दूर चला जाऊंगा। लिन फैनिंग, यही उसका नाम था, पहली बार शॉक्ड रह गई। उसने अनगिनत पॉसिबल सिचुएशंस की कल्पना की थी, लेकिन मेरी ऐसी रिएक्शन की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैंने उसके हाथ में मौजूद पतले बैंक कार्ड को देखा और मेरी आंखें चमक उठीं। वो कोई ऑर्डिनरी बैंक कार्ड नहीं था, वो मेरी न्यू लाइफ का पासपोर्ट था। अतीत के कॉफिन में ठोकी जाने वाली आखिरी नेल। इस डर से कि कहीं वो अपना फैसला बदल न दे, मैंने कार्ड उसके हाथों से झटके से छीन लिया। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए मैंने खुद ही कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ एन सुई से दूर नहीं जाऊंगा, बल्कि कंपनी भी छोड़ दूंगा और इस सिटी से गायब हो जाऊंगा। मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स बदल दूंगा ताकि एन सुई मुझे पूरी लाइफ कभी ना ढूंढ सके। क्या अब आप सेटिस्फाइड हैं? लिन फान बिन पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसने मुंह खोला, लेकिन जो वर्ड्स उसने पहले से तैयार कर रखे थे वे गले में ही अटक गए। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी मॉन्स्टर को देख रही हो। मैं समझ सकता था। बस एक दिन पहले ही एन सुई को खुश करने के लिए मैं हैवी रेन में आधे घंटे से ज्यादा पब्लिक बाइसिकल चलाकर गया था, सिर्फ वो फेमस केक खरीदने के लिए जिसका उसने यूं ही मेंशन किया था। जब मैं उसके बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, मैं पूरी तरह भीगा हुआ था, बिल्कुल ड्राउन्ड रैट जैसा। एन सुई ने सिर्फ कार की विंडो से सिर बाहर निकाला, केक लिया और कंटेम्प्ट भरी नजर से मुझे देखते हुए बोली, चैन यू, तुम इतने पथेटिक कैसे हो सकते हो? उस समय लियाए ड्राइविंग सीट पर बैठा था, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे हुए वो मुझे सैटिस्फाइड स्माइल के साथ देख रहा था। उसकी नजरें मौकरी और पिटी से भरी थी, जैसे किसी ऐसे डॉग को देख रहा हो जो अपने मालिक की कृपा पाने के लिए पूरी जान लगा देता है। उस पल मेरे अंदर एंगर नहीं, बल्कि एंडलेस सैडनेस उमड़ पड़ा। फिर मैं हल्के से मुस्कुराया, जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से एक फोटो बाहर निकाली। वो एन सुई और मेरी साथ की तस्वीर थी, वही चीज जो कभी मेरी सबसे रियल मेमोरी थी। लिन फंगलिन के सामने बिना एक पल की हेजिटेशन के मैंने फोटो को दो हिस्सों में फाड़ दिया और पास के डस्टबिन में फेंक दिया। फिर मैंने वॉलेट से एन सुई से जुड़ी हर चीज निकाली, उस चीप कीचेन से लेकर आखिरी छोटी चीज तक, और सब कुछ वहीं फेंक दिया। देखिए, अपनी सिंसेरिटी प्रूव करने के लिए अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। अब आप निश्चिंत हो। बाहर निकलते ही सबसे पहला काम मैंने बैंक जाना किया। जब मैंने एटीएम में 501,354 युआन का बैलेंस देखा तो लंबी सांस छोड़ दी। वे 1,83,154 युआन मेरी पिछली जिंदगी की पूरी मेहनत की कमाई थे। मजाकिया भी और दुखद भी। बिना हिचकिचाए मैंने 10,000 युआन कैश निकाले, उन्हें जेब में रखा और उस जगह की ओर चला गया जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानता था, कंपनी ग्रुप बिल्डिंग के नीचे। मैं अंदर नहीं गया, बस बिल्डिंग के सामने वाली बेंच पर बैठकर उसे चुपचाप देखता रहा। अपने पिछले जीवन में मैं उस जगह को अपना बैटलफील्ड, अपना शेल्टर मानता था। मैंने वहां अपना पसीना और मेहनत बहाई थी, अनगिनत दिन और रातें बिताई थी, और कभी उस जगह के लिए पैशन और एंथुसियाज्म से भरा रहता था।
मुझे लगता था कि मैंने अपना फ्यूचर अपने हाथों में पकड़ लिया है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर समझ आया कि मैं उस बिल्डिंग के अंदर कभी भी रिप्लेस किया जा सकने वाला एक कंपोनेंट भर था। एक डेडिकेटेड वर्कर, एक मूर्ख जो दूसरों के बेनिफिट के लिए दिन रात काम करता रहा। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। वो एन सुई का वीचैट मैसेज था। चेन्यो, क्या मेरी माँ तुमसे मिलने गई थी? उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो हमेशा ऐसी ही हैं। मेरा इंतज़ार करना, आज रात मैं तुमसे मिलने आऊँगी। हमें सीरियसली बात करनी है। और तुरंत उसके बाद दूसरा मैसेज आया। मेरे पास बाओस और फ्राइड स्नैक्स हैं, तुम्हारे फेवरेट। अभी अभी बने हैं। आज रात मैं उन्हें तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। स्क्रीन पर लिखे उन वर्ड्स को देखकर मुझे गहरी घृणा महसूस हुई। फिर वही पुराना साइकोलॉजिकल गेम। पहले चोट पहुंचाना, फिर प्यार दिखाना। थोड़ी सी सस्ती टेंडरनेस देकर यह एहसास दिलाना कि उसे मेरी परवाह है, ताकि मैं खुशी खुशी खुद को उसके लिए खपा दूं। पिछले जीवन में उसने मुझे पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था। बस वो मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर दे, मैं इतना खुश हो जाता कि शब्द तक नहीं निकलते। और फिर पहले से भी ज्यादा पागलों की तरह काम करता, सिर्फ उसे ये साबित करने के लिए कि उसकी चॉइस गलत नहीं थी। लेकिन अब मुझे सिर्फ नौजिया महसूस हो रही थी। मैंने उसकी प्रोफाइल फोटो खोली और बिना हिचकिचाए डिलीट कॉन्टैक्ट का बटन दबा दिया। ये सब खत्म करने के बाद मैं उठा, पास की फ़ोन शॉप में गया, अपना नंबर बदलवाया और फिर टैक्सी लेकर अपने छोटे से रेंटेड रूम की तरफ चला गया। कमरा छोटा था, लेकिन मैं उसे हमेशा साफ सुथरा रखता था। दीवार पर अब भी एन सुई और मेरी फोटोज लगी थी। शेल्फ पर वे किताबें रखी थीं जो उसने मुझे गिफ्ट की थी। बिना किसी इमोशन के मैं एक एक करके उससे जुड़ी सारी चीज़ें ढूंढने लगा और उन्हें बड़े गार्बेज बैग में डालता गया। फोटोज को मैंने फाड़ दिया, लव लेटर्स को जला दिया, उसके दिए हुए चीप गिफ्ट्स भी फेंक दिए। जब मैंने उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर वाला आखिरी फोटो फ्रेम उठाकर गार्बेज बैग में फेंका, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से 10 साल पुराना भारी बोझ उतर गया हो। मैंने कंप्यूटर खोला और रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, सिर्फ कुछ लाइंस। सम्मानित प्रबंधन, मैं चेन यू स्वेच्छा से अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता हूं और अप्रूवल का अनुरोध करता हूं। ये निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। सैलरी सेटलमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उस पैसे की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाना चाहता था। उन लोगों से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म करना चाहता था। एचआर मैनेजर और अपने डायरेक्ट सुपीरियर्स को रेजिग्नेशन मेल भेजने के बाद मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने वो सूटकेस उठाया जो मैंने पहले से तैयार कर रखा था। उसमें सिर्फ कुछ कपड़े और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। कमरे में बची बाकी चीज़ों की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे मैं अपनी पिछली मूर्खतापूर्ण जिंदगी का एक सिंपल फ्यूनरल मान सकता था। मैं सूटकेस लेकर बिना पीछे देखे वहां से निकल गया, उन घटिया यादों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए। सीढ़ियां उतरते समय मुझे एक जानी पहचानी सिलुएट दिखाई दी। वो एन सुई थी। उसके हाथ में बाउस और फ्राइड स्नैक्स का बैग था और वो सीढ़ियों के नीचे बेचैनी से इंतजार कर रही थी। मुझे सूटकेस के साथ बाहर आते देखकर वो कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गई, फिर जल्दी से मेरी तरफ बढ़ी। चेन यू, तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ में हल्का सा रिप्रोच था। मैं नहीं रुका। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे उसके पास से निकल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने खुद को छुड़ाया, मुड़ा और सीधे उसकी आंखों में देखा। पुनर्जन्म के बाद यह पहली बार था जब मैंने उसे सीधे आंखों में देखा था। वो अब भी खूबसूरत थी, हमेशा की तरह फ्लॉलेस मेकअप में। लेकिन अब उस सुंदर चेहरे के पीछे मुझे सिर्फ सेल्फिशनेस, हिपोक्रेसी और क्रूअल्टी। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसने देखा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। तो वो गुस्सा होने लगी। क्या तुम मेरी माँ की वजह से नाराज हो? मैंने पहले ही कहा ना, उनकी बातों का बुरा मत मानो। मैं फिर से उनसे बात करूंगी। और वैसे भी ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? ट्रैवल पर जा रहे हो? घर छोड़कर जा रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो? उसका टोन अब भी उसी सुपीरियर एटीट्यूड से भरा था, जैसे मेरी सारी इमोशंस सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। वो कभी किसी इंसान को सच में समझ ही नहीं सकती थी। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। एन सुई, क्या तुम्हें ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? मैंने पॉकेट से बैंक कार्ड निकाला और उसकी आंखों के सामने हिलाया। तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे दूर जाने के लिए 5 लाख युआन दिए हैं। एन सुई का चेहरा तुरंत बदल गया। वो जल्दी से समझाने लगी, चैन यू, उसकी बातों को सीरियसली मत लो। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, लेकिन मैंने सीरियसली लिया। मैंने पैसे एक्सेप्ट कर लिए और उनसे वादा किया कि मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। एन सुई का चेहरा लाल पड़ गया, आधा गुस्से से, आधा शर्म से। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ट्रांजैक्शन को इतनी शांति से उसके सामने कह दूंगा।
उसके दिमाग में मुझे शर्मिंदा और अपमानित महसूस करना चाहिए था। तुम वो पैसे कैसे ले सकते हो, चेन यू? क्या हमारे फीलिंग्स की कीमत सिर्फ 5 लाख युआन थी? उसने दर्द भरी आवाज में पूछा। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जोक देख रहा हूँ। एन सुई, क्या हमारे बीच कभी सच में फीलिंग्स थीं भी? जिन फीलिंग्स की तुम बात करती हो, उनका मतलब है आराम से मेरी अच्छाई एंजॉय करना, मुझसे तुम्हारे फैमिली बिजनेस के लिए स्लेव की तरह काम करवाना, और फिर लग्जरी कार में किसी दूसरे आदमी के साथ हंसना। तुम्हारे लिए फीलिंग्स का मतलब है एक तरफ कहना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और दूसरी तरफ ये कैलकुलेट करना कि जब मैं खुद को काम करते करते खत्म कर दूंगा, तब मेरी बनाई हुई हर चीज लीगली तुम्हारे हाथ कैसे आएगी? मेरी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द बर्फ जैसे ठंडे नाइफ की तरह सीधे अनसुई के दिल में उतर रहा था। उसका चेहरा लाल से सफेद पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं। उसकी आंखों में पैनिक साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं हल्के से हंसा। बस करो, अब और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम कैसी इंसान हो, ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। जहां तक उन 5 लाख युआन का सवाल है, मुझे लगता है तुम्हारी माँ हमारे फीलिंग्स नहीं खरीद रही थी, बल्कि तुम्हारे फैमिली के लिए मेरी सालों की स्लेव लेबर का पेमेंट कर रही थी। थोड़ा कम है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। वैसे भी मेरी जिंदगी की तुम्हारी नज़रों में कोई खास वैल्यू नहीं थी। ये कहने के बाद मैंने उसके सफ़ेद पड़े चेहरे की तरफ दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मैंने सूटकेस उठाया, मुड़ा और वहां से चला गया। वहीं रुक जाओ, मुझे सब साफ साफ एक्सप्लेन करो। तुम कुछ जानते हो, है ना? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सब जानता हूँ। मुझे तुम्हारे प्लान्स पता है। मुझे कंपनी की कमजोरियां और उसका फ्यूचर पता है। मुझे पता है कि तुम लोग कैसे ऊंचाई से गिरकर पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे, और मैं सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होकर बाहर से ये सब ठंडे दिल से देखूंगा। मैंने एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट चला गया। जिस शहर में मैं इतने साल रहा था, वो धीरे धीरे पीछे छूटता गया। मैंने नया फ़ोन निकाला और सीस्वांग बाना की टिकट बुक कर ली। कोई खास रीज़न नहीं था, बस मैं किसी ऐसी गर्म जगह पर जाना चाहता था जहां मैं पूरी तरह रिलैक्स कर सकूं। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। जहां तक अनसुई और उसके सारे प्रॉब्लम्स का सवाल है, उन्हें अतीत में सड़ने दो। फोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर से मैसेज आया। चेन यू, तुम आखिर हो कहाँ? मुझे साफ साफ बताओ और फिर चले जाओ। क्या तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है? लियाई और मैं सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। मैंने मैसेज को देखा और मेरे होंठों पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। नॉर्मल फ्रेंड्स जो मिलकर मुझे यूज करते हैं? नॉर्मल फ्रेंड्स जो मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि सब कुछ हथिया सकें? मैंने वो नंबर ब्लॉक किया और फोन बंद कर दिया। खिड़की के बाहर शाम उतर रही थी। आसमान गहरे नारंगी रंग में रंग चुका था। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सिसवान बाना की हवा गर्म और नम थी, जिसमें जड़ी बूटियों और गीली मिट्टी की मिक्स्ड फ्रेग्रेंस थी। मैंने ट्रॉपिकल ट्रीज के बीच छिपे एक छोटे से हॉस्टल में रूम लिया। खिड़की खोलते ही हर तरफ सिर्फ हरियाली दिखाई देती थी। पहले दिन मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ सोया, सुबह से रात तक, और फिर रात से अगली सुबह तक, जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी की सारी अधूरी नींद वापस लेना चाहता था। जब मैं जागा तो लगा जैसे मेरा पूरा शरीर फिर से जिंदा हो गया हो। हड्डियों तक घुस चुका एग्जॉशन पूरी तरह गायब हो चुका था। मैंने पुराना फोन चालू किया, जो काफी समय से बंद था। जैसे ही वो ऑन हुआ, काउंटलेस मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स फ्लड की तरह आने लगे। ज्यादातर आन सुई और उसकी क्लोज फ्रेंड्स के थे। चेन यू, तुम कहाँ हो? मुझे तुरंत कॉल करो। ओए चैन, क्या तुम अभी भी आदमी हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फेस टू फेस बात करो। ऐसे गायब होने से क्या फायदा? चेन यू, श्याओ सुई चिंता में पागल होने वाली है। वापस आ जाओ, बच्चे जैसी एक्टिंग बंद करो। मैंने एक एक मैसेज बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए पढ़ा। उनमें कुछ एचआर डिपार्टमेंट के भी थे। चेन यू, हमें तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मिल गया है, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना होगा। बिना नोटिस के चले जाना वर्क अबैंडनमेंट माना जाएगा। कंपनी तुम्हें रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है। चेन यू, डायरेक्टर आन तुम्हें तुरंत वापस आने का ऑर्डर दे रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे तुम्हें हैंडल करना होगा। चेन यू, अगर तुम वापस नहीं आए तो कंपनी इसे वॉलंटरी अबैंडनमेंट मानेगी, और इससे तुम्हारा प्रोफेशनल रिकॉर्ड प्रभावित होगा। पहले धमकी, फिर मीठी बातें, वही पुराने ट्रिक्स। मैंने कंटेम्प्ट से हंसते हुए सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। फिर मैंने नया सिम कार्ड निकाला और उस स्टॉक अकाउंट में लॉगिन किया जिसे मैं लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उस अकाउंट में अब भी थोड़ा पैसा था, जो मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान पार्ट टाइम जॉब्स करके बचाया था। मैं कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रहा। मेरे पिछले जीवन की मेमोरीज तेजी से दिमाग में घूमने लगीं। रीबर्थ का सबसे बड़ा एडवांटेज इन्फॉर्मेशन सिमिट्री होती है। मुझे साफ पता था कि अगले कुछ सालों में कौन से स्टॉक्स एक्सप्लोड करेंगे, कौन से सेक्टर्स ट्रेंड बनेंगे। मैंने बैंक कार्ड के 5 लाख युआन को 2 हिस्सों में बांट दिया।
2 लाख युआन मैंने बिना हिचकिचाए एक टेक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, जिसे उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन 6 महीने बाद एक टेक्निकल ब्रेक थ्रू की वजह से उसकी वैल्यू 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। बाकी के 3 लाख युआन मैंने अलग अलग चैनल्स के जरिए बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिए। सब खत्म करने के बाद मैंने कंप्यूटर बंद किया और आराम से स्ट्रेच किया। अब मुझे सिर्फ शांति से इंतज़ार करना था कि वो बीज उगे और फल दे, और इस दौरान मैं वो ज़िंदगी जीना शुरू करूंगा जिसे मैं कभी जी ही नहीं पाया था। अगले 1 महीने तक मैं पूरी तरह रिलैक्स रहा। मैंने सिसुआंग बाना के गांवों में घूमना शुरू किया, एलिफेंट्स की सवारी की, रिचुअल्स देखे और लोकल्स के साथ राइस वाइन पी। मैंने हाथों से खाना खाया, ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन्स घूमे और हर तरह के अजीब आकार वाले प्लांट्स को देखते हुए नेचर की अद्भुत क्राफ्टमैनशिप की तारीफ की। मैंने एक मोटरसाइकिल रेंट पर ली और बिना किसी मंजिल के पहाड़ी रास्तों पर घूमता रहा। कानों में गूंजती हवा मेरी सारी वरीज और एग्जॉस्शन को अपने साथ उड़ा ले जाती थी। अब मैं वो चेन यू नहीं था जो हमेशा प्लान्स और प्रोजेक्ट्स के प्रेशर में दबा रहता था। नहीं वो चेन यू जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए खुद को मिटा देता था। अब मैं सिर्फ मैं था, एक फ्री सोल जो सिर्फ अपने लिए जी रही थी। उस दौरान मैं कभी कभी पुराना फ़ोन खोलकर उन लोगों की रिएक्शंस देख लिया करता था। एन सुई के मैसेजेस शुरुआत की चिंता और गुस्से से बदलकर धीरे धीरे बेगिंग और ह्यूमिलिएशन में बदल गए थे। चेन यू, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम वापस आ सकते हो? चलो फिर से शुरुआत करते हैं। ली आय और मेरे बीच सच में कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। उस दिन वही जिद करके मुझे घर छोड़ने आया था। इन दिनों तुम्हारे बिना मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो इन वर्ड्स को देखकर मैं पिघल चुका होता। मैं तुरंत पहली फ्लाइट की टिकट लेकर वापस भागता और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगता। लेकिन अब मुझे ये सब सिर्फ रिडिकुलस लग रहा था। उसे मेरी कमी नहीं खल रही थी, उसे उस आदमी की कमी खल रही थी जो हमेशा उसकी हर बात मानता था, जो उसकी फैमिली के लिए स्लेव की तरह काम करता था और उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता था। एक टूल। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस दिलचस्पी से उसकी वन मैन परफॉर्मेंस देखता रहा। 1 महीने बाद मैं चेंगडू चला गया। वहां जाकर मैं पूरी तरह लेजी लाइफस्टाइल में डूब गया। हर दिन बस खाना और खाना। हॉट पॉट, ग्रिल्ड स्क्यूअर्स, जो चीज़ें मैंने पिछले जीवन में सिर्फ फूड शोज में देखी थी, उन्हें मैंने एक एक करके ट्राई किया। मैं हर गली में घूमता, हिनली स्ट्रीट पर टहलता, पीपल्स पार्क की टी हाउसेज में बैठकर सेंकाई टी पीता। उस शहर की स्लो पेस लाइफ और ऑर्डिनरी दुनिया की वार्मथ ने मुझे पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया। फिर एक और महीना बीत गया। तभी मुझे एक कॉल आया जिसका मुझे पहले से इंतजार था। वो सैन वे था, एन ग्रुप में मेरा इकलौता दोस्त। वो एक शांत स्वभाव का टेक्नीशियन था। मेरे पिछले जीवन में जब बाकी सबने मुझे अलग थलग कर दिया था, वही अकेला था जो अब भी मुझसे बात करने को तैयार था। ब्रदर यू, तुम अभी कहाँ हो? सैन वे की आवाज़ में हेजिटेशन था। ट्रैवल कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तुम सच में कंपनी छोड़ चुके हो? हाँ, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ पल साइलेंस रहा। फिर सैन वे धीमी आवाज़ में बोला, ब्रदर यू, मुझे लगता है कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने आईब्राउज उठाई जैसे सरप्राइज हुआ हूँ। क्या होने वाला है? सब तो ठीक चल रहा था। अरे मत पूछो, सैन वे ने भारी सांस ली। तुम्हारे जाने के बाद डायरेक्टर आन ने गिनसिंग प्रोजेक्ट जो तुम हैंडल करते थे, ली आय को दे दिया। बोलते बोलते उसकी आवाज़ इरिटेटेड हो गई। वो आदमी पूरी तरह यूजलेस है। उसे कुछ नहीं आता, बस ऑर्डर्स देना आता है। तुम्हारे बनाए पूरे फ्रेमवर्क को उसने बर्बाद कर दिया और ऊपर से कह रहा था कि तुम्हारा प्लान बहुत कंजर्वेटिव था, कि उसमें इंटरनेट थिंकिंग अप्लाई करनी चाहिए। रिजल्ट ये हुआ कि प्रोजेक्ट की फर्स्ट फेज डेमो पूरी तरह फेल हो गई। पार्टनर्स बहुत डिसैटिस्फाइड हैं। उन्होंने कहा कि हमारा काम अनप्रोफेशनल है और अब वे कोऑपरेशन दोबारा रिव्यू करने की सोच रहे हैं। अब पूरी कंपनी केओस में है। डायरेक्टर अन इतने स्ट्रेस्ड हैं कि उनके मुंह में अल्सर्स तक हो गए हैं। मैंने टी कप उठाया, धीरे से ऊपर तैरती टी लीव्स पर फूंक मारी और मेरे होंठों के किनारे हल्की सी मुस्कान उभरी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था। गिनसेंग प्रोजेक्ट आने वाले कई सालों तक एन ग्रुप का कोर प्रोजेक्ट था। वो मास्टरपीस जिसे मैंने अपने पिछले जीवन में पूरी डेडिकेशन से बनाया था, उसकी कोर टेक्नोलॉजी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान को असल में सिर्फ मैं ही पूरी तरह समझता था। जाने से पहले मैंने जानबूझकर कुछ हिडन बैकडोर्स छोड़े थे, साथ ही कुछ ऐसे टेक्निकल नोट्स भी जो देखने में मामूली लगते थे लेकिन असल में पूरे सिस्टम की थे। ली आई जैसा मीडियोकर आदमी उन्हें कभी समझ ही नहीं सकता था। क्रेडिट लेने और खुद को मुझसे बेहतर साबित करने की कोशिश में वो निश्चित रूप से प्रोजेक्ट में बड़े बदलाव करता और फिर उसकी कीमत बहुत भारी पड़ती। सैन वे की आवाज़ अब अर्जेंट हो चुकी थी। ब्रदर यू, एन सुई और बाकी सब तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आज तो आन सुई खुद कंपनी आई थी मुझसे पूछने की क्या मुझे पता है तुम कहाँ हो। ब्रदर यू, क्या तुम्हें वापस आकर सिचुएशन नहीं देखनी चाहिए? मैं ठंडे स्वर में हंसा। वापस जाकर क्या करूं? उस यूजलेस आदमी का मैस साफ करूं? वो कंपनी एक समय तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और आन सुई भी, अभी मैंने उसे बीच में ही रोक दिया।
आन सुई और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। आन फैमिली की कंपनी अब जिए या मरे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सन वे कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गया। खत्म? कब से? जिस दिन मैं गया था उसी दिन से। तो आगे से अगर वे तुम्हें ढूंढें, उन्हें कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, और इन बातों के लिए मुझे दोबारा कॉल मत करना। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। सन वे अच्छा इंसान था, लेकिन मैं उसे इस मामले में घसीटना नहीं चाहता था। ये रिवेंज सिर्फ मेरा था। मैं बैम्बू चेयर पर पीछे टिक गया और ऊपर फैले धुंधले आसमान को देखने लगा। लेकिन मेरा मूड पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट था। आन सुई, ली आई, इस फार्स का सेकंड एक्ट अभी बस शुरू हुआ था। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद को पूरी तरह पास्ट से डिस्कनेक्ट कर लिया। मैं चेंगडू के आसपास घूमता रहा। लैंडस्केप्स के साथ साथ मेरी माइंडसेट भी धीरे धीरे खुलती गई और मैं पहले से ज्यादा काम होता गया। मेरे पिछले जीवन की रिजेंटमेंट कभी मेरे सीने पर रखे भारी पत्थर जैसी थी, लेकिन अब वो पत्थर धीरे धीरे टूट रहा था और उसकी धूल हवा में उड़ती जा रही थी। अब मैं सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं जी रहा था, मैं उस नई जिंदगी को एंजॉय करने के लिए जी रहा था जिसे हासिल करना इतना मुश्किल था। रिवेंज अब बस एक साइड डिश की तरह थी, एक ऐसा डिजर्ट जो इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी को और भी खास बना रहा था। 2 महीने बाद स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए गए मेरे 2 लाख युआन 5 गुना बढ़कर 10 लाख बन चुके थे। मैंने बिना हिचकिचाए सब बेच दिए। फिर अपनी मेमोरीज के आधार पर मैंने एक और फार्मास्यूटिकल स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जो जल्द ही एक्सप्लोड होने वाला था। जो बिटकॉइंस मैंने पहले खरीदे थे, उनकी वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। सब कुछ बिल्कुल उसी तरह डेवलप हो रहा था जैसा मैंने प्लान किया था। अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और तभी जब मुझे लगा कि पास्ट के लोग और बातें अब बहुत पीछे छूट चुकी हैं, एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर ने मेरी शांति तोड़ दी। उस दिन मैं किंगाई लेक के किनारे बसे एक छोटे से टाउन में था। मैं एक टिबेटन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था ताकि खाना खा सकूं। मुझे बैठे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक फेमिलियर लेकिन अजनबी सी फिगर दिखाई दी। वो आन सुई थी। वो पहले से कहीं ज्यादा पतली और थकी हुई लग रही थी। उसका हमेशा परफेक्ट रहने वाला मेकअप गायब था। उसकी जगह अब एक एग्जॉस्टेड चेहरा था। इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया, मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आ गया। आन फैमिली के रिसोर्सेज के साथ अगर वे सच में किसी को ढूंढना चाहें तो वो सिर्फ टाइम की बात होती है। शायद कहीं ना कहीं मैं खुद भी देखना चाहता था कि अब वो किस हालत में है। उसने भी मुझे देख लिया था। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वो जल्दी जल्दी मेरी तरफ बढ़ी। चैन यू, उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो किसी भी पल रो पड़ेगी। मैं अपनी जगह से नहीं उठा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, वो मेरे सामने रुक गई। उसकी आंखों से आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह गिर रहे थे। क्या तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था? उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने शांति से खुद को पीछे हटा लिया। मेरी कोल्ड रिएक्शन ने उसे पूरी तरह असहज कर दिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? उसने जल्दी से ऐड किया। मेरी गलती थी, सच में मेरी गलती थी। मुझे ली आई के साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने उसका आंसुओं से भरा चेहरा देखा और मेरे अंदर जरा सी भी हलचल नहीं हुई। मिस एन, क्या आप मुझे किसी काम से ढूंढ रही थी? मिस एन कहकर बुलाने से वो पूरी तरह हिल गई। उसने मुझे डिसबिलीफ के साथ देखा। चैन यू, तुमने मुझे क्या कहा? क्या मैं मिस एन हूँ? मैं एन सुई हूँ। मैं तुम्हारी शाओ सुई हूँ। एन सुई, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेरी ठंडक और डिस्टेंस ने फाइनली उसे समझा दिया कि मैं सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि सच में बदल चुका था। उसका रोना धीरे धीरे रुक गया और उसकी जगह गहरा पैनिक आ गया। चैन यू, कंपनी में कुछ हो गया है। हिंसन प्रोजेक्ट फेल हो गया। पार्टनर इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहता है और हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन मांग रहा है। मैंने बस एक न्यूट्रल सी आवाज निकाली, चॉपस्टिक्स उठाई और मीट का एक पीस लिया। उसे आराम से चबाने लगा। अच्छा टेस्ट है, बहुत टेंडर। मेरा रिएक्शन फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस के बाहर था। उसे लगा था मैं शॉक हो जाऊंगा, टेंशन में आ जाऊंगा और पहले की तरह कंपनी के प्रॉब्लम्स को अपना समझकर सब कुछ सॉल्व करने में लग जाऊंगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बिल्कुल काम रहा, जैसे कोई ऐसी स्टोरी सुन रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना ही नहीं। चैन यू, वो फाइनली कंट्रोल नहीं कर पाई। उसकी आवाज तेज हो गई। क्या तुम सुन भी रहे हो? कंपनी बर्बाद हो जाएगी, हमारा फैमिली रुइन हो जाएगा। तो मैंने उसे देखा। तुम्हारी कंपनी डूबती है तो उससे मेरा क्या लेना देना? कैसे मतलब? तुम्हें कंसर्न नहीं? तुम भी कंपनी का हिस्सा हो। हिंसन प्रोजेक्ट तुमने बनाया था। सिर्फ तुम ही इसे बचा सकते हो। सिर्फ तुम ही कंपनी को सेव कर सकते हो। एन सुई, क्या तुम कुछ भूल गई हो? मैंने चॉपस्टिक्स टेबल पर रखी और नैपकिन से मुंह साफ किया। पहली बात, मैं रिजाइन कर चुका हूँ। दूसरी बात, मैं अब एन ग्रुप का एम्प्लॉई नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन दिए थे और कहा था कि मैं बहुत दूर चला जाऊं। मैं सिर्फ अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रहा हूं। एन सुई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि मैं इतनी शांति से इस बात को बोलूंगा। वो मेरी माँ ने किया था, मैंने नहीं। उसने डिफेंड करने की कोशिश की। वो पैसे मैं तुम्हें वापस कर सकती हूँ, डबल, हट्टा की 10 टाइम्स ज्यादा। बस तुम कंपनी की हेल्प कर दो। मैं हंस पड़ा। एन सुई, क्या तुम्हें लगता है कि अब मुझे उस पैसे की परवाह है? मैंने उसे तरस भरी नजर से देखा। अब तक भी तुम नहीं समझी। मैं पैसे की वजह से नहीं गया था। मैं इसलिए गया क्योंकि मैं और बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। चैन यू, तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी सबसे रिडिकुलस बात क्या है? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम क्लियरली लिमिट तक पहुंच चुकी हो और मुझे भीख मांगने आई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी एटीट्यूड ऐसी है जैसे सब कुछ तुम्हारा हक हो। किस बेसिस पर तुम्हें लगता है कि मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा? क्या हमारे बीच के वो फनी फीलिंग्स की वजह से, या तुम्हारे प्रिटी फेस की वजह से? मेरे वर्ड सीधा उसके दिल में चाकू की तरह घुस गए। शायद किसी ने कभी उसे इतनी इंसल्ट नहीं की थी। आखिर वो हमेशा से प्रिंसेस रही थी जिसे सब पैम्पर करते थे। उसने कांपते होंठों के साथ मुझे देखा और काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मुझे लगा वो शर्म से पलटकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी के क्रशिंग प्रेशर के सामने उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं था। उसने गहरी सांस ली, मेरे पास आई, झुकी और एक ऐसी आवाज में बोली जो मैंने उसमें कभी नहीं सुनी थी, ऑलमोस्ट सर्वाइल टोन में। चैन यू, प्लीज, बस तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में डेस्परेशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ था। मैं चेयर पर पीछे टिक गया और मेरे होंठों के कोने पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। एनीथिंग? एन सुई जम सी गई। क्लियरली वो हिंट समझ गई थी। उसके चेहरे पर शर्म और इनर स्ट्रगल दिखने लगा। उसने अपना लोअर लिप बाइट किया और सिर हिला दिया। मैं सेटिस्फाइड स्माइल के साथ हंसा। एक वक्त था जब उसका हाथ पकड़ने में भी मैं केयरफुल रहता था, डरते हुए कि कहीं उसे ऑफेंड न कर दूं। और अब वो खुद विलिंगली एक कमोडिटी बन चुकी थी नेगोशिएशन के लिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। क्या तुम्हें पहले अपनी सिंसेरिटी प्रूव नहीं करनी चाहिए? मैंने एक फिंगर उठाई और हल्की सी अपने लिप्स पर टच की, एक ह्यूमिलिएटिंग प्रोवोकेशन के जेस्चर के साथ। एन सुई का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने डिसबिलीफ के साथ मेरी तरफ देखा। शायद उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो चेन यू, जो कभी उसकी बात के बिना कुछ नहीं करता था, जो उसके सामने आवाज तक ऊंची नहीं करता था, ऐसी शेमलेस डिमांड करेगा। आसपास के डाइनर्स हमारी तरफ देखने लगे, क्यूरियस नजरों के साथ। वो नजरें एन सुई के लिए पिंस की तरह थी। मेरी आंखें उस पर टिकी रही। उसका बॉडी हल्का सा कांप रहा था। मुझे पता था वो अंदर से फियर्स बैटल लड़ रही है। एक तरफ उसके फैमिली की सर्वाइवल और अगले कई डेकेड्स की लग्जूरियस लाइफ थी, और दूसरी तरफ उसका बचा हुआ थोड़ा सा प्राइड। मैंने उस पर और प्रेशर नहीं डाला, मैं बस उसे कॉमली देखता रहा। फाइनली उसने जैसे डिसीजन ले लिया। उसने आंखें बंद कीं और कौपते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। उसके लिप्स ठंडे और स्टिफ थे, डेस्परेशन की कड़वी टेस्ट के साथ। मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, न ही आंखें बंद की। मैं बस उसे देखता रहा। उसका पेल और ह्यूमिलिएटेड चेहरा, उसकी बंद पलकें जो हल्की सी कौंप रही थीं। जब वो पीछे हटने वाली थी, मैंने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली और किस को और डीप कर दिया। उसका पूरा बॉडी स्टिफ हो गया। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जोर से पकड़े रखा। मेरा मूवमेंट रफ और डायरेक्ट था, बिना किसी टेंडरनेस के, सिर्फ रिवेंज का प्लेजर। काफी देर बाद मैंने उसे छोड़ा। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई। बस, उसने भारी आवाज में पूछा। मैंने कॉमली नैपकिन से अपना मुंह साफ किया। मैंने पहले ही कहा था, अगर करना है तो प्रॉपरली करो। चलो होटल चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी सिंसेरिटी कितनी दूर तक जा सकती है। एन सुई बिल्कुल वीक पड़ गई थी, जैसे खड़ी भी ना रह पाए। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई डीमन हूं। चैन यू, क्या तुम्हें इतना क्रूअल होना जरूरी है, और कैसे? मैंने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम्हें लगा था तुम मार्केट में बार्गिन कर रही हो? विक्टिम बनना बंद करो। अब तुम मुझसे भीख मांग रही हो, उल्टा नहीं। तुम्हें मेरे साथ कंडीशंस निगोशिएट करने का कोई राइट नहीं। उसने आंखें बंद की और सिर हिला दिया। ठीक है, मैं हंसा, एक ऐसी स्माइल जिसमें जरा सी भी वार्मथ नहीं थी। मैं उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, उसके कपड़ों के किनारे हिल रहे थे जब वो चुपचाप मेरे पीछे चल रही थी, एक सोललेस पपेट की तरह। मैंने उसे किसी लग्जूरियस 5 स्टार होटल में नहीं ले गया, बस टाउन में एक सबसे चीप और शैबी इन चूज किया जो मुझे मिला। रूम बहुत छोटा था, सिर्फ बेसिक फर्नीचर के साथ। जैसे ही एन सुई अंदर आई, उसने क्लियरली डिस्गस्ट के साथ भौहें सिकोड़ ली। यहाँ? सच में? मैं एक ऑलमोस्ट टूटने वाली चेयर पर बैठ गया और कामली लेग्स क्रॉस कर लिए। ग्रेट मिस एन को प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की आदत है। ऐसी जगह ऑब्वियसली उसके लायक नहीं है, राइट? मैं तुम्हें बता दूं, ये मैक्सिमम है जितना मैं तुम पर खर्च करने को रेडी हूं, क्योंकि मेरी नजरों में तुम्हारी वैल्यू बस इतनी ही है। मेरे वर्ड्स फिर एक नाइफ की तरह उसके दिल में घुस गए। वो चुपचाप विंडो के पास गई, मुझे पीठ दिखाकर बाहर के बैरन सीनरी को देखती रही, बिल्कुल स्टैचू की तरह। मैंने उस पर और अटेंशन नहीं दिया। फोन निकाला और स्टॉक्स मैनेज करने लगा। फार्मास्यूटिकल स्टॉक मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में बहुत पॉजिटिव न्यूज रिलीज कर चुका था। प्राइस लगातार कई दिनों से लिमिट अप जा रहा था। मेरा 1 मिलियन कैपिटल अब 3 मिलियन बन चुका था। स्क्रीन पर डांसिंग नंबर्स देखकर मुझे अनबिलीवेबल सेटिस्फैक्शन हुआ।
ये मुझे एन सुई से रिवेंज लेने से भी ज्यादा प्लेजर दे रहा था। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, आसमान धीरे धीरे डार्क होने लगा, रूम में लाइट नहीं जलाई गई थी और एटमॉस्फेयर ग्लूमी हो गया था। एन सुई अब भी विंडो के पास थी। मैंने उसे बुलाया, उसका बॉडी हल्का सा कौपा, लेकिन वो धीरे से मुड़कर मेरी तरफ चलने लगी। कम रोशनी में मैं उसका एक्सप्रेशन क्लियरली नहीं देख पा रहा था, सिर्फ उसकी खोखली और बेजान आंखें दिख रही थी। वो मेरे सामने रुक गई। मैं खड़ा हुआ और स्टेप बाय स्टेप उसे कॉर्नर में पुश कर दिया। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हटी जब तक उसकी बैक ठंडी वॉल से टच नहीं हो गई। मैंने उसकी चिन पकड़ी और उसका फेस ऊपर उठाया। मेरी तरफ देखो अनसुई, तुम्हें पता है काउंटलेस टाइम्स मैंने इस दिन को इमेजिन किया था। मैं तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था और तुमसे माफी मंगवाना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे सिर्फ एम्प्टीनेस फील होती है। मैंने उसकी चिन छोड़ दी और एक स्टेप पीछे हट गया, हमारे बीच डिस्टेंस बना दिया। वो शौक में मुझे देखती रही, कुछ समझ नहीं पाई। मैंने पॉकेट से वॉलेट निकाला और सारा कैश बाहर निकाल लिया, शायद कुछ 1000 थे। फिर मैंने एक एक नोट उसके फेस पर फेंका। ये पैसे लो और निकल जाओ। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? क्या तुम्हें लगा सिर्फ खुद को सैक्रिफाइस करके मैं वापस तुम्हारे फैमिली के लिए इडियट की तरह काम करूंगा? तुम खुद को बहुत ओवर एस्टिमेट करती हो और मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट। आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया नहीं क्योंकि मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो सैक्रिफाइस तुम इतना वैल्यूबल समझती हो, मेरी नज़र में वो कितना मिजरेबल और रिडिकुलस है। उसके चेहरे पर पहले शॉक आया, फिर ह्यूमिलिएशन और फाइनली कंप्लीट ब्रेकडाउन। वो जमीन पर गिर गई और दोनों हाथों से फेस कवर करके टूट कर रोने लगी। मैंने उसे कोल्डली देखा, बिना किसी सिंपैथी के। जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो उसके अपने एक्शंस का रिजल्ट था। मैं मुड़ा, रूम का डोर खोला और बिना पीछे देखे सीधा बाहर निकल गया। जब मैं इनके एंट्रेंस तक पहुंचा, मुझे पीछे से उसकी डेस्परेट स्क्रीम सुनाई दी। चेन यू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मैं रुक गया। बिना मुड़े मैंने कामली जवाब दिया, जो रास्ता तुमने चूज किया था वो तुम्हारा खुद का था, कभी उस पर रिग्रेट मत करना। ये कहकर मैं लंबे कदम भरते हुए रात के अंधेरे में खो गया। मेरे पीछे उसकी रोने की आवाज गूंजती रही और फिर धीरे धीरे फेड होते होते गायब हो गई।